1861 में अपने पहले सफर पर निकलने वाला जहाज अपने ही कैप्टन की जान ले लेता है। जब इस शिप को फरोख्त किया जाता है तो खरीदने वाली कंपनी कंगाल हो जाती है और अपने आखिरी सफर में ये कैसे अपने ऊपर सवार 10 लोगों की जान ले लेता है। दोस्तों, देखने में तो ये बहुत आसान लग रहा होगा, मगर ऐसा नहीं है। आइए जानते हैं मैरी सेलेस्टी शिप की मिस्ट्री के बारे कि आखिर ये जहाज था या एक कातिल। वैसे तो मैरी सेलेस्टी शिप की कहानी 1872 में शुरू होती है, मगर रुकिए, मैं इसको इसके फर्स्ट डे से आपको बताता हूं। 1872 में अपना सफर शुरू करने वाला मैरी सेलेस्टी शिप 1861 से ही वजूद में आ चुका था। 1861 में नोवा स्कोटिया में इसको बनाया गया था और तब इसका नाम रखा गया अमेज़न। जून 1861 में जब इसने अपना पहला सफर शुरू किया था तब शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद अमेज़न के कैप्टन रॉबर्ट मैकलन की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। और ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मोस्टली ऐसा हो जाता है जब कोई शिप अपने सफर का आगाज करती है तो क्रू मेंबर्स की तबीयत थोड़ी बहुत खराब हो जाती है, मगर इस बार मैकलन की तबीयत खराब होने के बाद सही नहीं हो रही थी, बल्कि ज्यादा खराब होना शुरू हो गई। अमेज़न शिप में टिम्बर की लकड़ी लोड की गई थी और शिप जा रही थी लंदन। जब कैप्टन मैकलन की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो पता चला कि मैकलन को निमोनिया हो गया है। यह खबर सुनकर फैसला किया गया कि जहाज को पास किसी आइलैंड में रोक लिया जाए। जैसे ही जहाज आइलैंड पर पहुंचा, मैकलन की डेथ हो गई। यूं ये जहाज अपने पहले ही सफर पर अपने कैप्टन की जान ले गया, मगर जहाज में लोड टिम्बर की लकड़ी को लंदन में तो पहुंचाना ही था, इसलिए जून नटिंग पार्कर को जहाज का अगला कैप्टन मुकर्रर करके रवाना किया गया। दोस्तों, फिर भी ये रास्ते में जाते हुए एक शिप से इतने बुरे तरीके से टकराई कि लगने वाली शिप अपने ऊपर सवार मुसाफिर और क्रू मेंबर्स में पूरी ही पानी में डूब गई। 2 साल का वक्त गुजरा और 1863 में इस शिप की कमान मिली विलियम थॉमसन को। 4 साल बाद 1867 में एक जबरदस्त समुद्री तूफान की वजह से विलियम थॉमसन अपनी और साथियों की जान बचाते हुए छोटी बोट से जहाज को समंदर के अंदर छोड़कर निकल गया। और इसके बाद रिचर्ड्स हिनिस के पास ये शिप जाती है और ये इस शिप को मजीद रेनोवेट करवाकर खुद इसका कैप्टन बन जाता है। इसने पूरे जहाज को नए सिरे से रेनोवेट करवाया था, इसलिए ये जहाज का नाम अमेज़न से चेंज करके मैरी सेलेस्टी रख लेता है, इस उम्मीद पर कि ये एक नई तारीख रकम करेगा। मगर दोस्तों, बदकिस्मती से अगले कुछ साल रिचर्ड कर्ज में इतना डूब गया कि जिस बंदे ने रिचर्ड को कर्जा दिया था वो रिचर्ड से ये शिप छीन लेता है। दोस्तों, अगले 3 साल तक ये शिप जिसके पास गई उसे किसी न किसी मजबूरी की वजह से ये शिप बेचनी ही पड़ी। यहाँ तक कि ये फाइनली पहुंच जाती है जेम्स एच वेनचेस्टर के पास, जो इसको मजीद रेनोवेट करवाता है और इसको ज्यादा सामान लोड करने के लिए तैयार करवाता है। दोस्तों, अब ये वेनचेस्टर के पास कंसोर्टियम मेथड के थ्रू आई थी, यानी इस शिप में कई और लोगों के शेयर्स भी थे। इन लोगों में से ही अब मैरी सेलेस्टी का कैप्टन बनता है बेंजामिन स्पूनरब्रिज। दोस्तों, इसके बाद अप्रोक्सीमेटली 20 अक्टूबर 1872 को इस शिप पर 1701 बैरल डी नेचुरल अल्कोहल लोड की गई और इसको इटली के शहर जेनेवा में पहुंचाना था। दोस्तों, ये डी नेचुरल अल्कोहल इतना बदबूदार था कि इसके जेनेवा तक पहुंचाने के लिए बेंजामिन अपनी वाइफ सारा और 2 इयर्स ओल्ड बेटी सोफिया समेत 7 एक्सपर्ट क्रू मेंबर्स को चुनता है और ये 26 अक्टूबर को सफर शुरू करने लगते हैं कि मौसम खराब होता है, इसलिए शिप डिले का शिकार होती है और फाइनल 7 नवंबर को अपने सफर का आगाज करती है। दोस्तों, अपने सफर के आगाज से एक दिन पहले कैप्टन बेंजामिन ने कैप्टन डेविड मॉरिस के साथ डिनर किया था, जो कुछ दिनों के बाद अपनी शिप जिसका नाम डी ग्रेशिया था इसको इसी रूट से लेकर जाने वाला था जिस पर बेंजामिन जा रहा था। बेंजामिन अपनी शिप पर अपना सफर शुरू करता है तो शुरू के 2 हफ्ते खराब मौसम की वजह से इसको बहुत मुसीबत में गुजारने पड़ते हैं, मगर 25 नवंबर के दिन बेंजामिन अपनी लॉगबुक में अपना नोट दर्ज करता है कि वो सेंटा मैरियन से तकरीबन 9 किलोमीटर ही दूर है। फिर दिन आता है 4 दिसंबर का, जब डी ग्रेशिया आजोस आइलैंड के पास होती है और इसको एक शिप दिखाई देती है जिसको ये सिग्नल भेजता है, मगर आगे से कोई रिस्पांस नहीं आता। तो ये अपना शिप का रुख उसकी तरफ कर देता है। जिसके पास वो पहुंचता है तो देखता है कि ये तो मैरी सेलेस्टी है। ये जल्दी से अपने 2 क्रू मेंबर्स को जहाज के अंदर भेजता है। जब ये जहाज के अंदर रिसर्च करते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि जहाज के अंदर कोई क्रू मेंबर्स नहीं है, तो ये परेशानी के आलम में घबरा जाते हैं और ये देखते हैं कि जहाज के साथ बंधी छोटी बोट भी गायब है, मगर जहाज के अंदर खाने पीने का सामान बिल्कुल सही हालत में मौजूद है और जहाज अपनी सही हालत में मौजूद ना था। इसके सेल्स की रस्सियां खिसकी हुई थी और नीचे वाले हिस्से से 2 हैचेस खुले हुए थे। शिप के इक्विपमेंट गायब थे, जबकि बेंजामिन की रखी गई चीजें और 1701 बैरल अल्कोहल बिल्कुल सही थी, जैसे इसे किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। और जहाज के अंदर निचले हिस्से पर तकरीबन 1 मीटर तक पानी भर गया था, मगर ये पानी इस जहाज के लिए खतरनाक
खतरनाक नहीं था क्योंकि शिप बड़ी थी। और दोस्तों लॉगबुक में दर्ज नोट के मुताबिक अब यह जहाज बिना किसी ड्राइवर के सेंटा से 400 नॉटिकल माइल दूर जा चुका था। जब मॉरियंस को यकीन हो चुका था कि इस शिप के ऊपर कोई भी नहीं है, तब वो इसको लेकर अपने साथ चला जाता है। और उस वक्त के असूल के मुताबिक अगर कोई शिप यानी गुमशुदा शिप को अपने साथ ले आती है तो इस पर लोड किए गए कार्गो समेत प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा ढूंढने वाली शिप को दिया जाता है। और ऐसा हुआ भी। जब डेविड मॉरियंस का केस कोर्ट में चला, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जहाज पर लोड की गई 1701 बैरल अल्कोहल से 300 गैलन अल्कोहल यानी डी नेचुरल अल्कोहल लीक हो चुकी थी। और इस जहाज से बेंजामिन की एक तलवार भी मिली जिस पर खून के निशान थे और जहाज के फ्रंट पर कुल्हाड़े के निशान भी पाए गए, जिसको देखते हुए इस केस के जज फ्रेडरिक सोलेफ्लॉट ने डेविड मॉरियंस पर शक किया कि यह जहाज मॉरियंस को ही क्यों मिला और बगैर किसी ड्राइवर के कैसे बिल्कुल सही हालत में 400 नॉटिकल माइल का सफर तय कर गया। हो सकता हो कि मॉरियंस ने ही मैरी सेलेस्टी पर मौजूद 10 पीपल्स का मर्डर कर दिया हो ताकि जहाज के राइट ले सके। मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब बेंजामिन की तलवार पर लगे खून का टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये निशान आयरन सेट्रेट के थे जो तलवार के साथ जहाज के डिंग पर भी लगे थे। फिर फरवरी में कोर्ट ने मैरी सेलेस्टी को रिलीज किया और सब कुछ रिज्यूम करके मॉरियंस के हवाले कर दिया। दोस्तों अगर ये सब कुछ मॉरियंस ने नहीं किया था तो फिर किसने किया? और इस शिप पर मौजूद बेंजामिन, इसकी बीवी और बेटी समेत 7 क्रू मेंबर्स किधर गए? इसके पीछे बहुत सी वजूहात पाई जाती हैं। हो सकता हो समुद्री डाकुओं ने जहाज पर हमला किया हो और हमले को अगवा कर लिया हो, लेकिन डाकुओं के निशानात जैसे लूटमार का कोई प्रूफ नहीं मिला। इसलिए ये बात बहुत कमजोर समझी जाती है क्योंकि जहाज के सामान को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। शिप किसी समुद्री स्टॉर्म या समंदर में किसी बड़ी नेचुरल डिजास्टर का शिकार भी हो सकती थी, जैसे पानी का बड़ा रेला या ज़ेरे ज़मीन अर्थक्वेक। यानी कि हो सकता था कि समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक आते हैं उसके जरिए जहाज जो है वो डूबने लग चुका हो और क्रू मेंबर्स लाइफ बोट में बैठकर बाहर निकल गए हों। जहाज के कार्गो में मेसन गैस का अखराज हुआ हो जिससे एक धमाके का खतरा पैदा हो गया हो। अमला खौफजदा होकर जहाज छोड़ गया हो। मगर यह भी मुमकिन है कि बाद में वो वापस ना आ सके या किसी हादसे का शिकार हो गए हों दोस्तों, या फिर शिप पर मौजूद क्रू मेंबर्स में से किसी ने बगावत की हो और जहाज छोड़कर अपने लिए कोई और मंसूबा बनाया हो। या फिर दोस्तों जहाज शराब के 1701 बैरल्स ले जा रहा था। क्रू मेंबर्स को खौफ हुआ हो कि शराब के बैरल लीक हो रहे हैं और आग या धमाके का सबब बन सकते हैं। इस खौफ से वो उजत में जहाज छोड़कर किसी लाइफ बोट में बैठ गए, लेकिन बाद में वो लाइफ बोट्स में समंदर में डूब गए हों। दोस्तों ये तमाम तर नजरियात महज मिथ है यानी कि क्यास हैं और मैरी सेलेस्टी का मामला आज तक हल नहीं हो सका। इस पुरअसरार वाक़े ने लोगों के जहनों में कई सवालात छोड़े जो आज तक जवाब तलब हैं। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दुनिया के मशहूर सीरियल किलर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर मौत के बाद जिंदगी कैसे मुमकिन है ये देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। और दोस्तों उन लोगों का ख्याल जरूर रखें जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। अल्लाह हाफिज।